इमेजिन कीजिए कि हमें आज के समय में एक बिल्कुल नया बहुत विशाल शहर बसाना है। अगर हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट बनाएं तो उसमें क्या-क्या होगा? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो बहुत सारा पैसा और जमीन। हाँ, पैसा तो है ही, लेकिन उसे मैनेज करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मेयर चाहिए होगा। एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, सख्त अर्बन प्लानिंग और जोनिंग कानून, है ना? बिल्कुल। और इन सबको लागू करने के लिए एक तगड़ा पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी। एग्जैक्टली। बिना किसी मजबूत अथॉरिटी के या डंडे के जोर के बिना इतने बड़े स्केल पर कुछ भी व्यवस्थित करना आज के दौर में लगभग नामुमकिन लगता है। मतलब हम हमेशा सिस्टम और पावर को एक दूसरे से जोड़कर देखते हैं। हाँ, और देखिए, यही हमारी सबसे बड़ी कंडीशनिंग है। हम मान लेते हैं कि अगर कहीं कोई शानदार व्यवस्था चल रही है तो उसे डंडे के जोर पर लागू करने वाला कोई डिक्टेटर या राजा भी जरूर होगा। सही बात है। लेकिन इतिहास हमेशा हमारे इन मॉडर्न पैमानों पे खरा नहीं उतरता। कई बार वो ऐसे सरप्राइज देता है जो हमारे पूरे वर्ल्ड व्यू को ही चैलेंज कर देते हैं। और इसीलिए मैं द डीप डाइव के आज के इस सेशन को लेकर इतनी एक्साइटेड हूँ। कुछ दिन पहले मैं सिविल सेवा परीक्षाओं के विशेष रूप से यूपीएससी एलाइट प्लस के एडवांस स्टडी नोट्स पढ़ रही थी। अच्छा, एग्जाम नोट्स वो तो काफी बोरिंग होते हैं ना आमतौर पर। आमतौर पे हाँ। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के फंक्शनल अर्बनिज्म पर जो डिटेल्स इनमें दी गई हैं वो लिटरली किसी थ्रिलर से कम नहीं है। मतलब ये नोट सिर्फ फैक्ट्स नहीं गिनाते बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये पूरी की पूरी सभ्यता वास्तव में काम कैसे करती थी। हाँ, उन नोट्स की सबसे अच्छी बात यही है कि वे सतह के नीचे देखते हैं, और हमारा आज का मिशन भी यही है। हमें उस रहस्य की तह तक जाना है कि बिना किसी स्पष्ट राजा के, बिना किसी भव्य महल या बिना किसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के कोई सभ्यता हजारों किलोमीटर के एरिया में इतनी स्टैंडर्डाइज्ड कैसे हो सकती है। बिल्कुल, मतलब उनके शहर ग्रिड सिस्टम पर कैसे बन रहे थे जब उन्हें ऑर्डर देने वाला कोई राजा नहीं था। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इस मिस्ट्री को डीकोड करने के लिए हमें शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करनी होगी। किसी भी बड़े शहर के सर्वाइवल की सबसे पहली शर्त क्या है? खाना। एग्जैक्टली, खाना। जब तक आप अपना पेट नहीं भरेंगे तब तक आप ग्रिड सिस्टम वाले शहर या बड़े व्यापार के बारे में सोच भी नहीं सकते। लॉजिकल है। और यहीं पर उनके एग्रेरियन बेस यानी कृषि की बात आती है। हाँ, और मुझे नोट्स में एक चीज ने बहुत स्ट्राइक किया था, उनका रीजनल अडेप्टेशन। वो पूरे हड़प्पा साम्राज्य में एक ही फसल उगाने की जिद नहीं कर रहे थे। और ये उनका सबसे बड़ा स्मार्ट मूव था। अगर आप सिंधु बेसिन को देखें, जहां पानी बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में था, वहां उन्होंने गेहूं और जौ पर फोकस किया। अच्छा। लेकिन जैसे ही आप गुजरात की तरफ जाते हैं, जहां का क्लाइमेट थोड़ा अलग है, वहां उन्होंने बाजरा उगाना शुरू किया। और राजस्थान के सूखे इलाकों में वो जौ पर निर्भर थे। तो मतलब वे नेचर के अगेंस्ट जाकर खेती नहीं कर रहे थे, बल्कि माइक्रो क्लाइमेट को समझकर उसके हिसाब से अपनी फसलें चुन रहे थे। बिल्कुल, वो बहुत प्रैग्मेटिक थे। और इसी खेती के दौरान उन्होंने एक ऐसा जैकपॉट हिट किया जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया। कपास, कॉटन। मैंने पढ़ा था कि हड़प्पा क्षेत्र में कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। क्या मैं सही हूँ कि भारत दुनिया का पहला ऐसा ज्ञात स्थान है जहां कपास उगाया गया? 100% सही। और ये कोई मामूली बात नहीं है। आज हम जो ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखते हैं ना, उसकी नींव वहीं रखी गई थी। कॉटन ने ही आगे चलकर उनके कपड़ा उद्योग को जन्म दिया, जो उनके सबसे बड़े एक्सपोर्ट्स में से एक बना। वाह! लेकिन मुझे यहाँ एक डाउट आ रहा है। हाँ, बताइए। अगर वे इतने बड़े स्केल पर खेती कर रहे थे तो उन्हें भारी सिंचाई की जरूरत पड़ी होगी। आज हम क्या करते हैं? हम नदियों को रोकने के लिए विशाल कंक्रीट के बांध बनाते हैं, कैनाल्स यानी नहरों का जाल बिछाते हैं। लेकिन हमारे नोट्स साफ कहते हैं कि वहां नहर सिंचाई का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। तो फिर बिना नहरों के ये इतनी बड़ी आबादी का पेट कैसे भर रहे थे? यहीं पर हमें उनकी इंजीनियरिंग को एक अलग नजरिए से देखना होगा। वे नेचर को डोमिनेट करने के बजाय उसके रिदम का इस्तेमाल कर रहे थे। वे सिंधु नदी प्रणाली की मौसमी बाढ़ पर निर्भर थे। इसे फ्लड इरिगेशन कहते हैं। मतलब वे बाढ़ का इंतजार करते थे? ये तो बहुत रिस्की लगता है। ये रिस्की नहीं, बल्कि बहुत ही कैलकुलेटेड था। देखिए, जब नदी में बाढ़ आती थी तो पानी अपने साथ बहुत सारी उपजाऊ गाद यानी सिल्ट लेकर आता था। अच्छा, तो वो मिट्टी बहुत न्यूट्रिएंट रिच होती होगी। एग्जैक्टली। जब बाढ़ का पानी वापस लौटता तो वे उस ताज़ा और नमी वाली उपजाऊ मिट्टी में बस बीज बो देते थे। उन्हें भारी भरकम नहरें खोदने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि नदी खुद उनके खेतों को फर्टिलाइज कर रही थी। ये तो कमाल का तालमेल है प्रकृति के साथ। हाँ,
और जुताई के लिए कालीबंगा में हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जहां वे संभवतः लकड़ी के हल का इस्तेमाल करते थे। तो खाना तो मिल गया, लेकिन खेती के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन भी तो जरूरी था। इतने बड़े इलाके में अनाज और सामान कैसे ले जाते होंगे? जाहिर है उनके पास तेज घोड़े रहे होंगे माल ढोने के लिए। और यहाँ पर आप उस ट्रैप में फंस गईं जो अक्सर एग्जाम में स्टूडेंट्स को फंसाता है। क्या मतलब? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों की उपस्थिति का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। वेट, व्हाट? कोई घोड़े नहीं? लेकिन हमने तो हमेशा से प्राचीन युद्धों और व्यापार को घोड़ों से ही जोड़कर देखा है। फिर वे इतना विशाल नेटवर्क कैसे चला रहे थे? यही तो इस सभ्यता की खूबसूरती है। बाद के इतिहास में घोड़े इतने आम हो गए हैं कि हमारा दिमाग खुद ब खुद उन्हें प्राचीन काल में भी इमेजिन कर लेता है। हाँ, मतलब मूवीज में भी तो हमेशा घोड़े ही दिखाते हैं। बिल्कुल, लेकिन हड़प्पावासी पूरी तरह से कुड़बड़ वाले बैल यानी जेबू कैटल और अपने बेहतरीन नदी जलमार्गों पर निर्भर थे। उनके बैलगाड़ियों के छोटे छोटे मॉडल हमें खुदाई में मिले हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है मेरे लिए। बिना घोड़ों के इतना बड़ा एम्पायर। अब अगर उनके पास खेती से सरप्लस अनाज आने लगा था, तो इसका मतलब है कि अब समाज के हर इंसान को सुबह उठकर खेत में जाने की जरूरत नहीं थी, है ना? कुछ लोग फ्री हुए होंगे। और उसी फ्री टाइम ने उनकी एडवांस्ड क्राफ्ट इकोनॉमी को जन्म दिया। ये ह्यूमन एवोल्यूशन का रूल है। जब पेट भरा होता है तभी इंसान नई स्किल्स डेवलप करने के बारे में सोचता है। बिल्कुल, और उनकी जो स्किल्स थीं वो आज के हिसाब से भी बहुत एडवांस्ड थीं। जैसे उनके मिट्टी के बर्तन। नोट्स बताते हैं कि वे पहिए पर बनाए जाते थे और काले डिजाइन वाले लाल बर्तन पूरी सभ्यता में एक समान थे। यूनिफॉर्म रेडवेयर। हाँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आज से 4000 साल पहले इतनी बड़ी यूनिफॉर्मिटी कैसे आ सकती है? मतलब हर शहर में एक ही डिजाइन। वो यूनिफॉर्मिटी ही सबसे बड़ा रहस्य है। और अगर आप उनके मन का उद्योग यानी बीड इंडस्ट्री को देखेंगी तो वो रहस्य और गहरा हो जाता है। अच्छा, मनकों में ऐसा क्या खास था? लोथल इसका एक बहुत बड़ा सेंटर था। वे कार्नेलियन, लैपिस लजूली और फेंस जैसी चीजों से मनके बनाते थे। मुझे लैपिस लजूली वाले पॉइंट पर रोकना है आपको। जहां तक मुझे याद है लैपिस लजूली अफगानिस्तान में मिलता है। हाँ बिल्कुल। और मनके बन रहे हैं लोथल, गुजरात में। बिना किसी मॉडर्न सप्लाई चेन के अफगानिस्तान का एक नीला पत्थर गुजरात की एक फैक्ट्री तक कैसे पहुंच रहा था? वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिले ट्रेड सिस्टम के जरिए हो रहा था। रिले ट्रेड? हाँ, मतलब बीच में कई छोटे छोटे ट्रेडिंग पोस्ट होते थे। पत्थर एक जगह से दूसरी जगह फिर तीसरी जगह होते हुए लोथल पहुंचता था। कोई एक इंसान पूरा सफर तय नहीं करता था। ओके, मेक सेंस। और वहां लोथल में जो कारीगरी होती थी वो तो माइंड ब्लोइंग है। इन मनकों में हीट ट्रीटमेंट और माइक्रो ड्रिलिंग की जाती थी। माइक्रो ड्रिलिंग? 4000 साल पहले बिना इलेक्ट्रिक टूल्स के ये मैकेनिज्म काम कैसे करता था? मैं तो सोच भी नहीं पा रहे। देखिए, वे बहुत ही कठोर पत्थरों जैसे ऑनेस्टाइट से बने बेहद पतले ड्रिल बिट्स का इस्तेमाल करते थे और फ्रिक्शन के लिए शायद कुछ अब्रेसिव मटेरियल का यूज करते थे। मतलब मैन्युअली इतनी बारीक ड्रिलिंग? हाँ, ये इतना प्रिसीजन वाला काम था कि आज भी बिना मॉडर्न टूल्स के इसे रेप्लिकेट करना मुश्किल है। ये तो किसी हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग हब जैसा लगता है। और अगर मेटल्स की बात करें तो उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य यानी ब्रॉन्ज बनाना शुरू कर दिया था। उससे कुल्हाड़ी और भाले बन रहे थे। लेकिन मैं फिर से गेस करूंगी, क्या उनके पास लोहे के हथियार थे? एक और ट्रैप। नहीं, वहां लोहे का कोई उपयोग नहीं था। लौह युग आने में अभी कई सदियां बाकी थी। तो कोई घोड़े नहीं और कोई लोहा भी नहीं। हमारा जो एक टिपिकल नजरिया है प्राचीन सभ्यताओं को देखने का, वो पूरी तरह से टूट रहा है आज। बिल्कुल, हमें अपनी मॉडर्न बायसेस को हटाना पड़ता है इतिहास समझने के लिए। लेकिन जिस चीज ने मेरा दिमाग सबसे ज्यादा खराब किया इन नोट्स में, वो है उनका माप और तौल सिस्टम, उनके वेट्स एंड मेजर्स। ओहो हाँ, ये उनकी इकोनॉमी का सबसे क्रिटिकल पार्ट था। वे एक बाइनरी सिस्टम का यूज करते थे, जैसे 1, 2, 4, 8, 16 के रेशियो में, और इसके लिए घनाकार पत्थर के बाट इस्तेमाल होते थे। और यही बात मुझे सबसे अजीब लगती है। नोट्स के मुताबिक ये बाट पूरी सभ्यता में मानकीकृत थे। मतलब कोई डिक्टेटर नहीं है, कोई सेंट्रल पुलिस नहीं है। फिर भी एक शहर में बैठा व्यापारी और उससे 500 मील दूर बैठे व्यापारी के पास बिल्कुल एक ही वजन का बाट है। ये तो आज के किसी मॉडर्न फ्रेंचाइजी मॉडल जैसा लगता है। हाँ, काफी हद तक। जैसे आप किसी ग्लोबल कॉफी चेन में जाएं तो हर आउटलेट पर कप का साइज बिल्कुल सेम होता है, लेकिन वहां तो एक हेडक्वार्टर होता है जो रूल्स एनफोर्स करता है। हड़प्पा में इस रूल को कौन बनवा रहा था?
ह्यूमन नेचर तो चीटिंग करने का होता है। कोई तो अपने बाट घिसकर वजन कम कर लेता होगा। ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है और इतिहासकार आज भी इस पर डिबेट करते हैं। इसका सबसे लॉजिकल जवाब है व्यापारिक आपसी समझ और गिल्ड सिस्टम। गिल्ड सिस्टम, बिल्कुल, मतलब व्यापारियों का अपना संगठन। एग्जैक्टली। जब पूरी अर्थव्यवस्था ही ट्रेड पर टिकी हो तो ट्रस्ट ही आपकी सबसे बड़ी करेंसी होती है। अगर आप चीटिंग करते पकड़े गए तो पूरा ट्रेड नेटवर्क आपको बॉयकॉट कर देगा। अच्छा, तो सोशल और इकोनॉमिक प्रेशर था। बिल्कुल, ये मानकीकरण किसी राजा के डर से नहीं बल्कि व्यापार को स्मूथ और फेयर बनाए रखने की जरूरत से पैदा हुआ था। वाओ, मतलब म्यूचुअल सर्वाइवल ने उन्हें ऑनेस्ट बनाए रखा और इसी ऑनेस्टी और स्टैंडर्डाइजेशन ने उन्हें दुनिया भर में एक भरोसेमंद ब्रांड बना दिया होगा। क्योंकि जब हम उनके ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क की बात करते हैं तो वो सिर्फ अपने पड़ोसियों के साथ ही बिजनेस नहीं कर रहे थे। बिल्कुल नहीं। मेसोपोटामिया के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में एक शब्द बार बार आता है, मेलुहा, और इतिहासकार मानते हैं कि ये मेलुहा कोई और नहीं बल्कि हड़प्पावासी ही थे। इसका मतलब वे सिर्फ सामान नहीं बेच रहे थे, उन्होंने अपनी एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी, एक ब्रांड क्रिएट कर लिया था। हम वहां से क्या इंपोर्ट करते थे और क्या एक्सपोर्ट करते थे? हम यहाँ से वो चीजें भेज रहे थे जिनमें हमारी एक्सपर्टीज थी, जैसे कपास, बेहतरीन नक्काशी वाले मनके और हाथी दांत। और बदले में हम वो रॉ मटेरियल्स मंगवाते थे जो हमारे पास कम थे, जैसे चांदी, टिन, और वो अफगानिस्तान वाला लैपिस लजूली भी कई बार इसी समुद्री रास्ते से आता था। इस पूरे ग्लोबल ट्रेड का जो सबसे बड़ा एपिसेंटर था वो था लोथल का डॉकयार्ड। नोट्स में इसके बारे में जो लिखा है वो इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस लगता है। उसमें टाइडल कंट्रोल और बेसिन स्ट्रक्चर का जिक्र है। अब समुद्र में तो लहरें आती जाती रहती हैं। 4000 साल पहले वे इस टाइडल एनर्जी को कैसे कंट्रोल कर रहे थे? उन्होंने समुद्र के ज्वार भाटे की साइकिल को, यानी हाई टाइड और लो टाइड को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया था। उन्होंने डॉकयार्ड को इस तरह डिजाइन किया कि जब हाई टाइड आता था तो समुद्र का पानी जहाजों को सीधे अंदर बेसिन तक ले आता था। बिना ज्यादा मेहनत के जहाज अंदर आ गए। हाँ, फिर वे गेट्स बंद कर देते थे जिससे पानी अंदर ही रुका रहता था। आराम से जहाजों से सामान उतारा और लादा जाता था और फिर अगले हाई टाइड पर गेट खोलकर जहाजों को वापस समुद्र में भेज दिया जाता था। ये तो लिटरली आज के रॉटरडैम या सिंगापुर पोर्ट जैसा मैकेनिज्म है। वे सिर्फ मछुआरे नहीं थे जो किनारे पर नावें खड़ी कर रहे थे, वे प्रॉपर नेवल इंजीनियर्स थे। बिल्कुल, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एडवांस था। लेकिन जब आप इतने बड़ी स्केल पर कई देशों के साथ करोड़ों का माल इधर उधर कर रहे हो तो आपको इन्वेंट्री भी ट्रैक करनी पड़ेगी। कोई तो रिसीप्ट या इनवॉइस सिस्टम होगा। और यहीं पर एंट्री होती है उनकी सबसे रहस्यमयी और खूबसूरत चीजों की, उनकी मोहरें यानी सील्स। हाँ, ये सील्स मुख्य रूप से सेल खड़ी, जिसे स्टेटाइट पत्थर कहते हैं, उसकी बनी होती थी और चौकोर आकार की होती थी। इन पर अलग अलग जानवरों के चित्र होते थे। सबसे ज्यादा जो जानवर दिखता है वो है यूनिकॉर्न, है ना? हाँ, एक सींग वाला जानवर जो माइथोलॉजिकल लगता है। उसके अलावा बैल, हाथी और बाघ भी मिलते हैं। लेकिन इन सील्स का मेन फंक्शन कोई आर्ट गैलरी सजाना नहीं था। तो क्या था? ये एक तरह का एंशिएंट ओटीपी या कह ले टेम्पर प्रूफ मैकेनिज्म था। ओटीपी? वो कैसे काम करता था? देखिए, जब सामान को बोरियों में पैक किया जाता था तो उस पर एक रस्सी बांधी जाती थी। उस गांठ पर गीली मिट्टी लगाई जाती थी और फिर उस पर अपनी मुहर से छाप लगा दी जाती थी। अच्छा, जैसे सीलिंग वैक्स यूज करते हैं। एग्जैक्टली। अगर माल डेस्टिनेशन पर पहुंचा और वो मिट्टी की छाप टूटी हुई है तो मतलब रास्ते में किसी ने सामान के साथ छेड़छाड़ की है। स्मार्ट, बहुत स्मार्ट। ये सील्स उनकी ब्रांड आइडेंटिटी भी थी और सिक्योरिटी चेक भी। राइट। लेकिन इन सील्स पर जानवरों के साथ साथ कुछ सिंबल्स भी बने हैं। उनकी लिपि, उनका स्क्रिप्ट जो आज तक अनसुलझी है। ये एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है जिसमें करीब 400 से 600 अलग अलग सिंबल्स हैं और ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और ये अभी तक पढ़ी क्यों नहीं जा सकी है? मतलब हमने तो मिस्र की भाषा भी डिकोड कर ली है। क्योंकि मिस्र के पास रोजेटा स्टोन था। वो क्या है? बाइलिंगुअल टेक्स्ट की मदद से हमने उसे डिकोड कर लिया। लेकिन सिंधु घाटी के मामले में हमें ऐसा कोई ट्रांसलेशन मैनुअल या द्विभाषी शिलालेख आज तक नहीं मिला। और ये कोई अल्फाबेटिकल भाषा नहीं है, ये सिंबल्स हैं। यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही वाइल्ड थियोरी आ रही है। मैंने कहीं पढ़ा भी था कि चूंकि हमें कोई लंबी किताबें या शिलालेख नहीं मिले हैं, ये सारे सिंबल सिर्फ मोहरों पर छोटे छोटे ग्रुप्स में हैं? हाँ, ज्यादातर मोहरों पर सिर्फ 5-6 सिंबल्स होते हैं। तो क्या ये हो सकता है कि जिसे हम एक पूरी भाषा समझ रहे हैं वो असल में कोई भाषा हो ही ना? क्या ये सिर्फ एंशिएंट कॉर्पोरेट लोगो या बारकोड हो सकते हैं? दिलचस्प है, बताइए कैसे?
जैसे आज किसी प्रोडक्ट पर अलग अलग कंपनियों के सिंबल होते हैं जो सिर्फ ये बताते हैं कि ये माल किस गिल्ड या व्यापारी का है, ट्रेडमार्क की तरह। ये एक बहुत ही पॉपुलर और इंटरेस्टिंग फ्रिंज थियरी है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या? अगर ये सिर्फ लोगो या रैंडम बारकोड होते तो इनका कोई पैटर्न नहीं होता, लेकिन जब हम इन सिंबल्स को एनालाइज करते हैं तो हमें एक बहुत ही क्लियर सिंटैक्स या ग्रामर दिखाई देती है। अच्छा, ग्रामर है उनमें? हाँ, कुछ सिंबल्स हमेशा अंत में आते हैं, कुछ हमेशा शुरुआत में। लोगों के पास अपनी कोई ग्रामर नहीं होती, इसलिए ज्यादातर मेन स्ट्रीम इतिहासकार यही मानते हैं कि ये एक भाषा ही है, बस हम अभी तक उस ताले की चाबी नहीं ढूंढ पाए। पॉइंट टेकन। ग्रामर वाली बात सच में इस लोगो थ्योरी को कमजोर कर देती है। अब जिस तरह से ये लोग ट्रेड कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, स्क्रिप्ट यूज कर रहे थे, इससे एक सवाल उठता है कि ये लोग अंदर से थे कैसे, इनका समाज कैसा था, इनका धर्म क्या था। समाज की बात करें तो इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि वहां अलग अलग वर्ग जरूर रहे होंगे। कुछ लोग संभ्रांत रहे होंगे जो ऊंचे गढ़ में रहते थे, बाकी व्यापारी, कारीगर और किसान निचले शहर में। लेकिन जो चीज मिसिंग है वो है किसी भी तरह की कठोर जाति व्यवस्था का प्रमाण। ये तो अच्छी बात है। और धर्म? हमें मातृ देवी की कई टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं जिन्हें फर्टिलिटी और एग्रीकल्चर से जोड़ा जाता है। इसके अलावा वो मशहूर पशुपति मोहर मिली है जिसमें एक आकृति योग मुद्रा में बैठी है और जानवरों से घिरी है, जिसे कई लोग प्रोटो शिव मानते हैं। पेड़ों और जानवरों की पूजा की भी साक्ष्य हैं। लेकिन यहाँ मैं फिर से एक बहुत बड़े ट्रैप की तरफ ध्यान खींचना चाहूंगी। प्राचीन मिस्र में हमें आसमान छूते पिरामिड मिलते हैं, मेसोपोटामिया में विशालकाय जिगुराट्स मिलते हैं, लेकिन सिंधु घाटी में मुझे नोट्स में एक भी बड़े मंदिर या किसी भगवान की विशाल मूर्ति का जिक्र नहीं मिला। और यही बात इस सभ्यता को बाकी पूरी प्राचीन दुनिया से अलग कर देती है। यहाँ किसी भी मंदिर या भव्य महल का कोई प्रमाण नहीं है। ये मुझे बहुत हैरान करता है। सोचकर देखिए, एक ऐसा समाज जो इतना अमीर है कि दुनिया भर से व्यापार कर रहा है, लेकिन वो अपना पैसा किसी राजा के महिमा मंडन या किसी विशाल मंदिर को बनाने में खर्च नहीं कर रहा। बिल्कुल। इसके बजाय वो अपना पैसा पक्की ईंटों के घर बनाने में, कमाल की कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम यानी नालियां बनाने में और ग्रेट बाथ जैसे पब्लिक स्नानागार बनाने में लगा रहे हैं। हाँ, उनकी प्रायोरिटी बहुत क्लियर थी। उनका अर्बन प्लानिंग सिस्टम इस बात का सबूत है कि वो समाज दिखावे और कर्मकांडों से ज्यादा सिविक सुविधाओं पर फोकस कर रहा था। इसे आप प्राचीन दुनिया का सबसे व्यावहारिक या प्रैग्मैटिक समाज कह सकते हैं। ये सच में एक बहुत ही रिफ्रेशिंग अप्रोच है। अब अगर मैं इस पूरी लंबी चर्चा को समराइज करना चाहूँ तो हमारे स्टडी नोट्स में एक बहुत ही स्मार्ट मेमोरी ट्रिक दी गई है, CTSSRE मॉडल। हाँ, ये मॉडल याद रखने के लिए बेहतरीन है। C से क्रॉप्स, बिल्कुल, उनकी रीजनल फसलें और कपास की शुरुआत। T से ट्रेड, उनका आंतरिक व्यापार और लोथल का वो मास्टरपीस डॉकयार्ड। S से सील्स, व्यापार को सुरक्षित रखने वाली स्टेटाइट मोहरें। दूसरा S स्क्रिप्ट, वो रहस्यमयी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट जो आज भी एक पहेली है। R से रिलीजन, मातृदेवी और पशुपति, लेकिन कोई बड़े मंदिर नहीं। और आखिर में E से इकोनॉमी। वो कमाल का बाइनरी वेट्स एंड मेजर सिस्टम जिसने बिना किसी राजा के सब कुछ एक सूत्र में बांध रखा था। और मुझे लगता है कि इस चर्चा से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि इतिहास को पढ़ते समय हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वहाँ क्या नहीं था। बिल्कुल सही। कोई घोड़े नहीं थे, कोई लोहा नहीं था, कोई विशाल मंदिर नहीं थे और कोई पढ़ा जा सकने वाला टेक्स्ट नहीं है। अगर हम अपनी मॉडर्न धारणाओं को किनारे रख दें तभी हम उस समाज को उसकी असली रोशनी में देख सकते हैं। एक ऐसा समाज जिसने डंडे के जोर पर नहीं बल्कि व्यापार, तकनीक और आपसी समझ के जरिए इतिहास में अपनी जगह बनाई। चलिए आज के इस डीप डाइव को हम एक बहुत ही अजीब लेकिन दिलचस्प थॉट के साथ खत्म करते हैं। मैं सुनने के लिए तैयार हूं। हमने देखा कि सिंधु घाटी के लोगों ने पत्थर की मुहरों पर कुछ ऐसे छोटे छोटे सिंबल्स छोड़े जिन्हें 4000 साल बाद भी दुनिया भर के स्मार्टेस्ट दिमाग डीकोड नहीं कर पाए हैं। अब एक पल के लिए सोचिए, आज से 4000 साल बाद जब भविष्य के आर्कियोलॉजिस्ट्स हमारे शहरों की खुदाई करेंगे और उन्हें हमारे इमोजीज मिलेंगे। ओहो, क्या बात है। सोचिए, क्या वे बिना किसी द्विभाषी रोजेटा स्टोन के ये समझ पाएंगे कि वो आंसुओं के साथ हंसने वाले इमोजी का क्या मतलब था? वो पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे। या फिर वे उस एप्पल के लोगो को देखकर ये मान लेंगे कि हम किसी आधे खाए हुए सेब की पूजा करते थे। जब हमारे पास कॉन्टेक्स्ट नहीं होता तो रोजमर्रा की चीजें भी एक अनसुलझी मिस्ट्री बन जाती हैं। ये सच में एक बहुत ही शानदार नजरिया है सोचने का। जो चीजें आज हमारे लिए नॉर्मल हैं वो कल किसी के लिए एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डिबेट बन सकती हैं। बिल्कुल।
तो इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस प्राचीन दुनिया की सैर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल पूछते रहिए, अपनी धारणाओं को चुनौती देते रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए। मिलेंगे अगली बार एक और अनसुलझे रहस्य और एक नई गहराई के साथ। नमस्कार।